इस वक्त सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी खुशी मना रहे थे। उन लोगों के लिए कुछ वक्त पहले तक कार्तिक उनका सबसे बड़ा खतरा था, पर आज की लड़ाई के बाद उन्हें विश्वास हो गया था कि वो लोग आराम से कार्तिक को हरा देंगे। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को सुपर ह्यूमन की कमजोरी का पता चल गया था, पर अभी भी वो ज्यादा रिलैक्स्ड नहीं था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कितने सुपर ह्यूमन अभी तक बना लिए हैं और उनकी असली ताकत कितनी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसके टर्मिनेटर आधे घंटे के अंदर इस लड़ाई को जीत लेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले इन सभी टर्मिनेटर्स को सुपर ह्यूमन ने हराया था और उस वक्त ये सारे टर्मिनेटर अपनी फुल स्ट्रेंथ पर काम कर रहे थे। कार्तिक अभी भी काउंटर मेजर डिस्कस करना चाहता था। वो चाहता था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट उसे कोई तो आइडिया दे, कोई तो सॉल्यूशन दे। वहीं दूसरी तरफ रितिका ने जब देखा कि कार्तिक अभी भी टेंशन में है और कुछ देर सोचते हुए उसने कार्तिक से कहा, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि हमें टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की कॉम्बैट स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। रितिका ने कुछ टाइम पहले इस बारे में बात की थी, पर कार्तिक इस बारे में भूल गया था। उसने बिना किसी आइडिया के अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, कैसा प्लान? क्या तुम कुछ बताओगी इसके बारे में? रितिका ने तुरंत कार्तिक को बताते हुए कहा, टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स और सुपर ह्यूमन की ताकत के बीच में अंतर को कम करने के लिए मैंने कुछ सोचा है। मैंने एक्सॉस्केलेशन आर्मर पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया है और उसके बारे में मुझे कुछ रफ आइडिया है। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत पूछा, एक्सॉस्केलेशन आर्मर? ये क्या सुपर ह्यूमन के अटैक को रोक सकता है? कार्तिक की बात सुनकर रितिका ने उससे कहा, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ इट्स स्टिल नॉट इनफ, बट इट्स स्टिल बेयरली इनफ। इतना कहकर रितिका ने एक रोलर को पुश कर दिया जो कैबिनेट में लगा हुआ था और अगले ही पल एक बड़ा सा दरवाजा खुला जिसमें 2 मीटर लंबा मेटल कैबिनेट था। दिखने में ये बहुत ही माइटी और डोमिनियरिंग लग रहा था, जो स्टैंडिंग साइड से पूरी तरह सील था। इसे देखकर कार्तिक ने शॉक के साथ पूछा, क्या ये वही एक्सॉस्केलेशन आर्मर है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? रितिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। जो मैंने बनाया है ये पूरी तरह सील है। इसे एनर्जी और ऑटोनोमस पावर से बनाया गया है और इसे हम पहन भी सकते हैं। कार्तिक बहुत ज्यादा शॉक्ड था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके सामने किसी ने आयरन मैन बैटल सूट रख दिया हो, जिसके पास सारी पावर है, जिसे पहनकर कोई आम इंसान भी एक आयरन मैन बन सकता है। रितिका ने आगे कार्तिक से कहा, जरूरी नहीं है कि इसे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ही पहने, कोई आम इंसान भी इसे पहन सकता है। इसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ 1+1 इंक्रीज ना होकर मल्टीफोल्ड इंक्रीज होती है। कार्तिक इस वक्त काफी ज्यादा खुश था। उसे मानना पड़ रहा था कि रजत और रितिका को अपनी रिसर्च टीम में शामिल करके कार्तिक ने दुनिया के 2 बेस्ट जीनियसेस को अपने पास और अपनी तरफ कर लिया था। भले ही इस वक्त सिर्फ रिसर्च के लिए एक प्रोटोटाइप बनाया गया था, पर कार्तिक की सुपर फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं थी। कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करो। जितनी जल्दी हो सके हमें इसका मास प्रोडक्शन शुरू करना होगा। हालांकि अभी तक कार्तिक के लिए सरप्राइज खत्म नहीं हुए थे। कार्तिक को अभी एक सरप्राइज मिलना बाकी था। जल्दी ही रितिका कार्तिक को दूसरी लेबोरेटरी में लेकर आई। इस लेबोरेटरी में अलग अलग साइज के बहुत सारे ड्रोन्स रखे हुए थे और कई अजीब अजीब व्हीकल्स भी थे। इन्हें देखकर कार्तिक ने रितिका से पूछा, ये सब किस लिए है? रितिका ने कहा, मैंने सुना है कि तुम नागालैंड को सपोर्ट करने वाले हो और इनडायरेक्ट ईस्ट स्टेट से लड़ने वाले हो, इसीलिए मैंने कैजुअली ये ड्रोन बनवा दी ताकि पता चल जाए कि ये सूटेबल है या नहीं। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने मन ही मन कहा, इतना दिमाग कहाँ से लाते हैं ये लोग? मुझे समझ में नहीं आता, ये कैजुअली जितना कुछ कर जाते हैं मैं तो सोच समझ कर भी उतना सपने में भी ना कर पाऊं। कार्तिक मन ही मन सोच रहा था कि उसके लोग उसे बहुत अच्छे से समझते हैं। सच में ये ड्रोन्स नागालैंड के बहुत काम आएंगे। कार्तिक जानता था कि सिर्फ पैसे देना काफी नहीं होगा, इसीलिए नागालैंड को इस तरह छोटी छोटी मशीन्स प्रोवाइड करनी होंगी जिससे ये लोग अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। इस वक्त नागालैंड को सबसे ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत थी। कार्तिक इन लोगों को टर्मिनेटर को तो नहीं भेज सकता था, पर ड्रोन्स जरूर भेज सकता था ताकि इन लोगों को मिलिट्री सपोर्ट मिल सके। कार्तिक ने खुश होते हुए कहा,
तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी तक मैं काफी टेंशन में था, पर अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। हमें जल्द से जल्द इसका मास प्रोडक्शन शुरू करना है। सेल्स बढ़ाने की वजह से कार्तिक की फैक्ट्री और प्रोडक्शन काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गया था और कार्तिक पहले से ज्यादा स्पीड में इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पा रहा था। विश्वास करना मुश्किल था, पर हर दिन कार्तिक की फैक्ट्री में 10,000 से ज्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन रहे थे। ऑर्डर देखकर कार्तिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से बाहर निकला ही था कि तभी उसके पास नरेंद्र राठौर का कॉल आ गया। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से नरेंद्र ने बहुत ही केयरफुल होते हुए कार्तिक से कहा, ब्रदर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी मैसेज है। इस वक्त नरेंद्र की आवाज में थोड़ी एक्साइटमेंट भी नजर आ रही थी। कार्तिक ने जब से अपने फैंटेसी स्टार सीरीज प्रोजेक्ट की एजेंटशिप नरेंद्र के परिवार को दी थी, तब से इन लोगों की डूबी हुई नैया ही पार हो गई थी और बहुत कम टाइम में ये लोग काफी अच्छा पैसा कमा रहे थे। कहीं ना कहीं कार्तिक की वजह से ही नरेंद्र और उसका परिवार फिर से अपनी पोजीशन बना पाया था। इसी वजह से नरेंद्र के मन में कार्तिक के लिए बहुत ज्यादा इज्जत थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने नरेंद्र की बात सुनकर थोड़ा हैरानी से पूछा, क्या बताना है? कार्तिक एक्साइटमेंट में था, इसलिए ज्यादा समझ नहीं पाया, पर उसे लग रहा था कि शिप यार्ड में कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसीलिए नरेंद्र इतना सीरियस होकर बोल रहा है। नरेंद्र ने कार्तिक से कहा, हमारे एक क्लाइंट ने बहुत बड़ी शिप का ऑर्डर दिया था, पर उसके साथ कुछ इश्यू हुआ है और इसी वजह से हमारा सारा पेमेंट रुक गया। ये बात सुनकर कार्तिक ने नरेंद्र से पूछा, तो उस शिप का क्या होगा? नरेंद्र ने कार्तिक से कहा, शिप पूरी तरह बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि अब क्लाइंट को शिप नहीं चाहिए तो हम लोग नए क्लाइंट देख रहे हैं। क्या आप वो शिप लेना चाहेंगे? कार्तिक ने बिना 1 मिनट गवाए सीधे कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे वो जहाज चाहिए। कार्तिक ने पैसों के बारे में पूछा भी नहीं और तुरंत डिसाइड कर लिया कि उसे वो जहाज हर हाल में चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि ये जहाज ऑर्डिनरी नहीं है। ये जहाज एम्फीबियन ट्रांसपोर्ट शिप थी, जिसे स्मॉल एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम से जाना जाता था। इस तरह के जहाज में बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन होते हैं और इन्हें कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन जहाज़ों से न सिर्फ सामान और इंसानों को ही ट्रांसफर किया जा सकता है, बल्कि इन जहाज़ों पर हेलीकॉप्टर और बाकी लाइट एयरक्राफ्ट प्लेन्स भी लिफ्ट और लैंड किए जा सकते हैं। कार्तिक को हर हाल में समुद्र में अपनी ताकत बढ़ानी थी और फिलहाल कार्तिक के पास इस ताकत को बढ़ाने के लिए इमीडिएट सॉल्यूशन था नहीं। कम से कम एक स्मॉल एयरक्राफ्ट करियर आने से समुद्र में कार्तिक की ताकत की शुरुआत तो हो जाएगी और फिर नागालैंड को सपोर्ट करने के लिए कार्तिक के पास खुद का ट्रांसपोर्ट रिसोर्स होना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को शक ना हो और ज्यादा लोग इन्वॉल्व ना हो। कार्तिक ने नरेंद्र से कहा, जल्द से जल्द वो जहाज मुझे अपने इलाके में चाहिए। इस जहाज के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं अभी किसी भी तरह से ट्रांसफर करवा देता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर नरेंद्र ने तुरंत कहा, ये आप कैसे बात कर रहे हैं ब्रदर? पैसे जरूरी नहीं है, हमारी दोस्ती जरूरी है। इन्होंने कुछ सेकंड्स बात की और फिर फोन रख दिया और कार्तिक जानता था कि बिना पैसों के कुछ नहीं होता है, इसीलिए उसने 10 बिलियन रुपीस नरेंद्र के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अगले कुछ ही दिनों में नरेंद्र ने वो जहाज कार्तिक को भिजवा दी थी। कार्तिक पोर्ट पर खड़ा होकर उस जहाज को देख रहा था। कार्तिक इस वक्त काफी एक्साइटेड था, क्योंकि आज से समुद्र में उसकी धाक बननी शुरू होने वाली थी। इस जहाज के साथ साथ कार्तिक ने पानी में उस सबमरीन को भी मॉडिफाई करके उतार दिया था, जिसे उसने विध्वंस राणा के लोगों से पकड़ा था। इस सबमरीन में कार्तिक ने पुराने इंजन और कंट्रोल इक्विपमेंट को हटाकर अपनी सुपर बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्मिनल को ऐड कर दिया था। मैगी ने कार्तिक से कहा, हमने अभी तक इन दोनों शिप और सबमरीन को नाम नहीं दिया है। कार्तिक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, समुद्र की दुनिया में ये हमारी नई शुरुआत है, ताकि ताकत की शुरुआत, और इसीलिए हम इसे नेविगेटर एंड डॉन कहकर बुलाएंगे। कार्तिक ने नई जहाज में अपनी नई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करवा दिया था, ताकि सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का हो। जब सारी तैयारी हो गई तो कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल को अपने पास बुलाया और कहा, नागालैंड को सपोर्ट करने का ऑपरेशन हम अब से शुरू कर सकते हैं। मैं अनमैनेज्ड कॉम्बैट इक्विपमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाऊंगा और ट्रांसपोर्ट शिप्स भी, और इसमें मुझे सैंड कंट्री की मदद भी चाहिए होगी। प्रिंस अब्दुल को पता था कि कार्तिक का आगे का प्लान क्या है और इसीलिए उसने तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर मित्तल, हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं और आपकी मदद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। प्रिंस अब्दुल स्पेशल प्लेन लेकर तुरंत सैंड कंट्री चले गए और अपनी रियल फैमिली के सीनियर शेख को सारी सिचुएशन बता दी। जैसे जैसे रॉयल फैमिली के शेख ये बात सुन रहे थे, वैसे वैसे उनकी खुशी और हैरानी बढ़ती जा रही थी।
उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कार्तिक खुद चलकर उनसे मदद मांग रहा है। वो लोग हर हाल में कार्तिक के साथ अच्छे से अच्छा रिश्ता कायम करना चाहते थे, और ऐसे में अगर कार्तिक खुद चलकर उनसे मदद मांग रहा है तो इसका मतलब साफ था कि कार्तिक को उन पर विश्वास होना शुरू हो गया है। सैंड कंट्री काफी टाइम से नागालैंड को सपोर्ट कर रही थी, पर फिर भी नागालैंड इस लड़ाई में जीत नहीं पा रहा था, क्योंकि ईस्ट स्टेट के पास आर्मी की पावर थी। नागालैंड का जीत ना पाना कहीं ना कहीं सैंड कंट्री की हार भी थी। पर अब चीज अच्छी हो गई थी। कार्तिक के सपोर्ट से नागालैंड सिर उठाकर फिर से लड़ पाएगा। ऐसे में विध्वंस राणा की मुश्किलें बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं सैंड कंट्री भी अपनी ताकत बढ़ाएगा। उसे कार्तिक का विश्वास और सपोर्ट दोनों मिलेगा, और साथ ही साथ नागालैंड की वजह से जो हार का सामना उन्हें करना पड़ा है, एक बार फिर से वो लोग म्यांमार के सामने अपना सिर उठाएंगे। प्रिंस अब्दुल ने अपने रॉयल फैमिली के लोगों से कहा, आप सब लोग चिंता मत कीजिए। मिस्टर मित्तल ने जो अनमैन्ड कॉम्बैट इक्विपमेंट भेजे वो फर्स्ट स्मॉल स्केल बैटल के लिए काफी है। जैसे ही वहां बैठे हुए लोगों ने अनमैन्ड इक्विपमेंट सुना तो हर कोई हैरान रह गया। क्या मिस्टर मित्तल ने खुद अनमैन्ड कॉम्बैट इक्विपमेंट को सेल्फ प्रोड्यूस करवाया है? ये कैसे काम करता है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? हर कोई इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड था। इन लोगों की एक्साइटमेंट देखकर प्रिंस अब्दुल ने कहा, मिस्टर मित्तल की फैक्ट्री से बने हैं तो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस ही होगी। प्रिंस अब्दुल को इस वक्त पूरा कॉन्फिडेंस था कि कार्तिक के बने हुए प्रोडक्ट्स में कोई कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब से इन लोगों ने सुपर बैटरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी ताकत देखी है, तब से इन्हें समझ में आ गया था कि कार्तिक वाकई किंग है। क्या लगता है आपको, पानी में अपनी ताकत बढ़ाने के बाद कार्तिक तैयार है मित्तल परिवार से बदला लेने के लिए? क्या होगा जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बात पता चलेगी, और क्या वो अब भी प्रॉक्सी वॉर करेंगे या फिर डायरेक्ट कर देंगे कार्तिक के आइलैंड पर अटैक? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जीरो। सभी दोस्तों की हेल्प की जरूरत है। सभी दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो। चैनल की लिंक कमेंट में दे गई है।